मेथड हम बिगिन कर चुके थे। प्रिपरेशन में हमारी 3 हो गए थे प्रिपरेशन मेथड, उसके आगे हमें डिस्कशन करना है और आज केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है, तो थोड़ा अटेंटिव रहना। टॉपिक आज का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बोर्ड्स में मल्टीपल टाइम इसके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, बहुत तमीज से समझते हुए चलना। देख लेते हैं, कोई दिक्कत हो बताना। 3 हमने प्रिपरेशन मेथड कवर अप कर लिए थे। पहला मेथड था हमारा डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड। नेक्स्ट मेथड आपने सीखा था प्रिपेयर करने का by the action of acids on non-metal oxides, sorry, by the action of water on non-metal oxides। और थर्ड मेथड आपको कौन सा था? by the oxidation of non-metals, non-metals के ऑक्सीडेशन से। अब एक मेथड और बचा हमारा बाय डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो हम इससे समझना। एक बार दोबारा से मैं सारे मेथड रिकॉल करवा रहा हूँ। पहला मेथड कौन सा था हमारा? डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मेटल्स के बीच में डायरेक्ट रिएक्शन करवाकर, एलिमेंट्स के बीच में डायरेक्ट रिएक्शन करवाकर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड। फॉर एग्जांपल, if hydrogen is made to react with Cl2, then it leads to the formation of twice of HCl। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड का। Similarly, if hydrogen H2 is made to react with Br2, then it leads to the formation of twice of HBr, right है? कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक और हमने देखा था कि H2 plus I2 leads to the formation of twice of HI। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमें इसको याद रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट मेथड हमने कौन सा देखा था इसके बाद? बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ water on non-metal oxide, on non-metal oxides। कोई से भी दो रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक दो नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दिखाई दे रहा है? विजिबल है बेटा? दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? विजिबल है? इज इट विजिबल? यस सर। हाँ। तो लेट्स से इफ आई से मैंने वाटर का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाया, देन कौन सा एसिड बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरस एसिड। कुछ भी नहीं करा, इसको एक तरीके से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोल सकते हो, क्योंकि वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? सल्फ्यूरस एसिड का। सिमिलरली H2O plus SO3 will lead to the formation of what? H2SO4। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? H2SO4। अब एक दो एग्जांपल मैंने आपको ऐसे बताए थे जिनके लिए आपको बस उनको याद ही करना पड़ेगा इक्वेशन, क्योंकि उसका डिटेल्ड मतलब आपको कब समझ में आएगा? जब आप थोड़े बड़े बच्चे हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वाटर इज मेड टू रिएक्ट इन ऑन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, देन फॉस्फोरिक एसिड इज फॉर्म्ड। कौन सा एसिड बनता है? H3PO4 का फॉर्मेशन होता है, राइट है? कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली वाटर का रिएक्शन अगर आप करवा दो N2O5 के साथ, या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ आप करा दो, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? HNO3 का फॉर्मेशन, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन दोनों के मतलब तब समझ में आते हैं जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, इनका डिटेल डिस्कशन करना पड़ता है, लेकिन वो सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ पता होनी है बेसिक बेसिक बातें। तो दो मेथड होगा, इसमें कोई डाउट है पूछ, वरना थर्ड और फोर्थ का डिस्कशन करते हैं। इन दोनों में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। थर्ड मेथड हमारा कौन सा था? बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन नॉन मेटल्स। एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन नॉन मेटल्स। खास बात क्या है कि ये जो रिएक्शन इसके बाद तू पढ़ने वाला है और आप लोग पढ़ोगे, वो सेम रिएक्शन कहां पे आएगी? जो हमारा निट्रिक एसिड हम अलग से पढ़ेंगे। निट्रिक एसिड इज वन ऑफ द कंपाउंड्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, तो वहां पे भी इसका डिस्कशन आएगा। तो थर्ड रिएक्शन है बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन नॉन मेटल्स, ऑन नॉन मेटल्स। जैसे कि इसके हमारे सिलेबस में बस एक एग्जांपल है निट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। इफ सल्फर इज मेड टू रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड, खास बात क्या है? कौन से फॉर्म में एसिड लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड। देन इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 along with NO2 गैस एंड वाटर। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? NO2 का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन। Similarly, if carbon is made to react with HNO3, I repeat, if carbon is made to react with concentrated HNO3, then it leads to the formation of carbonic acid H2CO3 plus water, sorry, plus NO2 एंड वाटर। मतलब NO2 और वाटर तो कॉमन प्रोडक्ट है, बनेंगे ही बनेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि सेम बात आप HNO3 वाले कंपाउंड के अंदर भी सीखोगे। थर्ड रिएक्शन तक हमारा डिस्कशन पूरा हो गया था। एक मेथड मुझे और बताना था, विच इज नोन एज बाय द एक्शन ऑफ acids on salts, by the action of, by the action of acids on salts। मतलब जब एसिड्स के ऊपर सॉल्ट का या फिर सॉल्ट के ऊपर एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है, तब भी एक एसिड बन जाता है। इसलिए मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा और स्टेटमेंट आपको समझनी पड़ेगी मैं क्या बोल रहा हूँ। एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स अनदर एसिड प्लस अनदर सॉल्ट। इस स्टेटमेंट को आप नोट डाउन कर लो कहीं पे रिएक्शन के फॉर्म में। एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स एसिड प्लस सॉल्ट, एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स एसिड प्लस सॉल्ट। मतलब एक एसिड जब सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, खास बात क्या है कि प्रोडक्ट में पक्का प्रोडक्ट एक एसिड होगा और दूसरा सॉल्ट होगा, ठीक है? एग्जांपल से इस बात को देखते हैं। लेट से मैंने बोला अगर आपने NaCl का रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ, NaCl का रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ,
तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, Na2SO4 का, Na2SO4 का प्लस साथ में HCl का, Na2SO4 का प्लस साथ में HCl का। आ रही बात समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। When NaNO3 is made to react with H2SO4, है तो असल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 9 स्टैंडर्ड से सिखाई जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो है तो असल में वही बात है। If NaNO3 is made to react with H2SO4, then it leads to the formation of Na2SO4 and HNO3। बात वही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट खास बात क्या है, इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको एक स्टेटमेंट समझनी होगी कि एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स अनदर एसिड प्लस अनदर सॉल्ट। आई रिपीट, एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स अनदर एसिड प्लस अनदर सॉल्ट। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत है कि एसिड का रिएक्शन जब सॉल्ट के साथ होगा तो बनता भी एक एसिड है और एक सॉल्ट बनता है। क्लियर है क्या ये बात? क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। बस खास बात क्या है यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो एसिड बन रहा है वो नॉन वोलेटाइल होगा। कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी बहुत कम हो, जिसकी वेपराइज होने की, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत कम हो। और यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो कंपैरेटिवली कैसा होगा? वोलेटाइल एसिड। कैसा एसिड? वोलेटाइल एसिड। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वोलेटाइल एसिड से हमेशा एक वोलेटाइल एसिड बनता है। रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। आ रही है बात समझ में? ठीक है, देखो इसको नोट डाउन करो, वैसे आपकी बुक में भी है। कोई दिक्कत है पूछो वरना आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमें केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए एक बार फटाफट से चारों मेथड एक बार रिकॉल करिए टिल आई रिफिल द मार्कर। डन हो गया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज का हमें डिस्कशन करना है। दो मेजर प्रॉपर्टीज होती है अगर कैटेगरी वाइज आप डिस्कशन करोगे, वी हैव टू डिस्कस देम अंडर टू ब्रॉड हेडिंग्स। One is physical property and the other one is chemical property. I repeat, one is physical property and the other one is known as chemical property. Physical properties are comparatively easy क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्टेटमेंट होती है, कुछ रिएक्शंस नहीं होती। while chemical properties के अंदर हमें रिएक्शन समझनी पड़ती हैं। बट टू बी वेरी जेन्युइन, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुराने चैप्टर से और 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। पुराने चैप्टर से भी रिलेटेड है हमारे, और साथ के साथ कहीं ना कहीं 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई से भी काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो चीजें कैचअप करना इज क्वाइट इजी। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम डिस्कशन करेंगे जो आपको याद रखनी पड़ेंगी और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको ये याद भी हो जाएंगे, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है तो इट इज इजी टू मेमोराइज। जरा मुझे सोच के बताओ, मैं फ्रूट्स के नाम ले रहा हूँ, आपको बताने इनका टेस्ट कैसा होता है। ऑरेंज, लेमन, मौसमी, कीनू। कैसा टेस्ट होता है इनका? अगर मैं आपसे टेस्ट पूछूं कैसा टेस्ट होता है? सर खट्टा। तो दे आर सॉर इन टेस्ट, सीधी सी बात है, दे आर सॉर इन टेस्ट। अब आप खास बात समझो, जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, कैसे फ्रूट्स बोलते हैं इनको? सिट्रस फ्रूट्स। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो कि ऑरेंज हो गया और नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, कीनू हो गया, दे ऑल बिलोंग टू सिट्रस फैमिली। एक फैमिली होती है फ्रूट्स की, उसका नाम क्या होता है? सिट्रस। तो उनको सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। इन सारे ही एसिड्स के अंदर, इन सारे ही फ्रूट्स के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। किस किसने नाम सुना है कि हाँ सर इन सबके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहा हो? यस सर। क्योंकि सिट्रिक एसिड इज गुड फॉर हेल्थ। सिर्फ सिट्रिक एसिड नहीं, ऑल एसिड्स आर जनरली सॉर इन टेस्ट। जैसे अगर आपने कभी भी वो खाया हो, चाउमीन खाया हो, मेजोरिटी बच्चे खाते हैं, खाया क्या होगा? पक्का खाया होगा, टू बी वेरी जेन्युइन। तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड डलता है। अगर आपने चाउमीन बनते हुए देखिए, जानते हो उसका नाम क्या होता है? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। घर में भी होता है, हमारे घर में विनेगर की बोतल होती है। कुछ लोग घरों में होती है, कुछ घरों में नहीं होती है, डिपेंड्स कि आप उसको यूज करते हो कि नहीं। तो विनेगर इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। विनेगर इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। तो यहाँ से हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी अराइज होती है, विच इज नोन एज एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। कैसे होते हैं खाने में? सॉर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफी कर बैठे हैं। जैसे हमें लैब में लेके गया और हमसे पूछा गया कि H2SO4 रखा हुआ है, इसका टेस्ट बताओ, तो आप H2SO4 को उठाकर पी लो कि नहीं, मैं तो टेस्ट करके बताऊंगा। वो जो हम एसिड्स की जिनके मैं बात कर रहा हूँ, दे आर वीक एसिड्स। याद है ना, इससे पहले क्लासिफिकेशन सिखाया है स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक एसिड का। तो वीक एसिड है, सिट्रिक एसिड एक वीक एसिड है, एसिटिक यस एसिड एक वीक सर। एसिड है। ये बेवकूफी नहीं करनी कि उठाकर HCl पी गया तो खट्टा हो गया, खाने के अंदर HCl डाल गया, खटाई नहीं मिली तो।
और एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। घर में जब भी सांभर वगैरह बनना होता है तो बोलते हैं उसके अंदर खटाई डलती है। ऐसी स्टेटमेंट किस किसने सुनी है कि उसके अंदर खटाई डलती है? खटाई Yes, डल sir. इट इज एक्चुअली नॉट खटाई, इट इज यस सर। टेमरिंड पाउडर। एक्चुअली में वो टेमरिंड पाउडर होता है जिसको बोलते हैं इमली का पाउडर। उसके अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। तो आज से आपने एक नया कंसेप्ट सीखा कि जितना भी कोई भी खट्टा सब्सटेंस होता है, इनफैक्ट कहते हैं दूध अगर फट जाता है तो खट्टा हो जाता है टेस्ट में, तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। तो जनरली जितने भी एसिड्स होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट। आ रही बात समझ में? बट इसका इनडायरेक्टली मतलब ये नहीं कि हम सबको टेस्ट करके देखेंगे, दे कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। आ रही बात समझ में? बट जो एडिबल है उनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं, जो भी एसिड एडिबल होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है दे आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है? दे आर सॉर इन टेस्ट। और इसको बहुत टिपिकल बात नहीं कि आप भूल जाओ, ये तो आप वैसे भी अगर सोचोगे कोई खट्टी चीज आपने खाई तो आपको अब दिमाग में फीड होना चाहिए कि उसके अंदर पक्का एसिड प्रेजेंट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी उसके ऊपर अब बात आते हैं इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। किसका? इंडिकेटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इंडिकेटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये समझाऊं, आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। अब देखो, इंडिकेटर वर्ड है तो बहुत सिंपल जनरल इंग्लिश है। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जिस तरह जो कुछ इंडिकेशन दे, हमें कुछ सिग्निफाई करे, मतलब हमें कुछ सिग्नल दे कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। जैसे सिग्नल्स लगे तो आपको इंडिकेट करते हैं कि वेदर यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू टेक अ पॉज और वेदर यू हैव टू गो। इसी तरीके से इंडिकेटर्स का केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें एसिड या बेस के बीच में फर्क करने में हेल्प करें। दो सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। और इसके लिए हमारे पास जनरली तीन इंडिकेटर्स होते हैं। कितने? जनरली तीन इंडिकेटर्स होते हैं। उन तीनों का मैं नाम लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि कौन सा कलर चेंज होगा एसिड की प्रेजेंस में। पहला इंडिकेटर होता है लिटमस। लिटमस असल में एक स्ट्रिप के फॉर्म में भी आता है। जब कोचिंग खुल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा, तब मैं आपको दिखा भी दूंगा। स्ट्रिप इसकी इजीली मार्केट में भी अवेलेबल होती है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो इसकी स्ट्रिप्स भी आती है, मतलब लिटमस की स्ट्रिप्स भी आती है और साथ के साथ लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है। सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड स्टेट में भी आता है। लेकिन लैब में जनरली आप लोगों को यूज करने के लिए क्या दी जाती है? लिटमस स्ट्रिप्स, क्योंकि वो बहुत चीप होती है और उसको यूज करना भी आसान होता है। तो लिटमस स्ट्रिप्स दो कलर की आती है, समझना बात को बहुत तमीज से। लिटमस स्ट्रिप्स दो कलर की आती है, एक ब्लू कलर की भी आती है, एक रेड कलर की भी आती है। खास बात क्या है, अगर आप एसिड को टेस्ट करना चाहते हो तो आप उसके अंदर क्या डिप कर दो। जैसे आपके पास एक बीकर है, लेट्स से आपके पास एक बीकर प्रेजेंट है और उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, लेकिन आपको कंफर्म करना है वेदर इट इज एसिड और नॉट। तो आप क्या करो, इस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस की स्ट्रिप डाल दो, पतली डाल दो, पतली सी स्ट्रिप होती है, पेपर की स्ट्रिप होती है, आप उसको उसके अंदर डाल दो। ब्लू लिटमस की स्ट्रिप का कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा? रेड। खास बात क्या है कि जो ब्लू लिटमस की स्ट्रिप है वो अपना रंग बदल लेगी और कौन से कलर की हो जाएगी? रेड कलर की हो जाएगी। तो ये इंडिकेटर हो गया। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रिप को बेस में डालोगे, अगर आप इस स्ट्रिप को बेस में डालोगे ब्लू लिटमस की स्ट्रिप को, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल चेंज इन कलर, इट्स कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मतलब एसिड में ही डालने पर उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लिटमस एक इंडिकेटर हो गया और ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ध्यान रखिएगा, कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस में कलर रिवर्स होते हैं। बेस में कलर जस्ट रिवर्स होते हैं, जब डिस्कस करेंगे बता दूंगा कि ब्लू लिटमस के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे द कलर विल चेंज टू रेड। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर होता है विच इज नोन एज फिनोल्फ्थलीन। फिनोप्थिलीन, अगर आपको पता हो, फिनोप्थिलीन की बॉल्स भी आती है, वो इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए। देखी हुई है? मॉथ बॉल्स होती हैं, व्हाइट कलर की होती है, कपड़ों के साथ रखी जाती हैं, जहाँ पे भी आपके विंटर क्लोथ स्टोर होते हैं, Yes, sir. वो फिनोप्थिलीन की बॉल होती है। ऐसे फिनोप्थिलीन का मार्केट में सॉल्यूशन भी आता है। सिमिलरली मार्केट के अंदर या फिर लैब के अंदर फिनोप्थिलीन का सॉल्यूशन भी आता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा, आपको दिखाई भी नहीं देगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा ये फिनोप्थिलीन का सॉल्यूशन है। खास बात क्या है कि फिनोप्थिलीन के अंदर जब एसिड डाला जाए, फिनोप्थिलीन सिर्फ लिक्विड फॉर्म में आता है मेनली मार्केट में या फिर लैब में। तो फिनोप्थिलीन के अंदर जब आप एसिड पोर करोगे, भले ही ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो, ड्रॉपर से पकड़कर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो, तो इसके कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, फिनोप्थिलीन के अंदर जब आप एसिड डालोगे तो उसके कलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट विल रिमेन फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसा पानी जैसा कलर होता है वैसे कलर रहेगा। अगर इसके अंदर आपने बेस डाल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालो, चाहे आप कैसे डाल दो, तो एकदम से इसका कलर कैसा हो जाएगा? रोज पिंक। कैसा हो जाएगा? रोज पिंक। मतलब फिनोप्थिलीन चेंजेस इट्स कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ बेस। फिनोप्थिलीन चेंजेस इट्स कलर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया, ठीक है? तो फिनोप्थिलीन क्या हो जाएगा? अगर कलरलेस है, स्टार्टिंग में कलरलेस है, तो एसिड डालने पर भी कैसा रहेगा? जल्दी बोलो, एसिड डालने पर भी कैसा रहेगा? सर कलरलेस। कलरलेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि a substance in the presence of phenolphthalein does not change its color, what will be its nature, whether it will be acid or base। तो बहुत बेसिक सी बात है। और लास्ट इंडिकेटर होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ये भी उसका नाम है। मिथाइल ऑरेंज भी उसका नाम है, मतलब जो हमारी डाई है, ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा इंडिकेटर हो गया, तीसरा इंडिकेटर हो गया, तो उसका नाम है। तो मिथाइल ऑरेंज का बाय डिफॉल्ट कलर ही कैसा होता है? ऑरेंज। नाम के अंदर हिंट मिल रही है। मिथाइल ऑरेंज का कलर ही कैसा होता है? ऑरेंज।
अगर आप मिथाइल ऑरेंज के ऊपर मैं एमओ लिख रहा हूँ, अगर मिथाइल ऑरेंज के ऊपर आप एसिड डाल दो देन द कलर चेंजेस टू येलो, कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का, ठीक है। और अगर मिथाइल ऑरेंज के ऊपर बेस डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। वो जब बेस पढ़ेंगे तब मैं सिखा दूंगा, बट अभी आपको मेन ये 3 इंडिकेटर्स ध्यान रखने हैं जो हमें एसिड को बेस से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आप ब्लू लिटमस डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, फिनोप्थिलीन डालोगे तो कलरलेस से कलरलेस रहेगा, और अगर आप मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। देखो कोई डाउट है पूछो। ये हमारी सेकंड सर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिनोफ्थिलीन का क्या था? फिनोप्थिलीन कलरलेस से कलरलेस रहेगा, ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसपेरेंट, कलरलेस से कलरलेस ही रहेगा, ऐसे डालने पर कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर बेस डालते हो देन द कलर चेंजेस टू रोज पिंक, कैसा हो जाएगा, रोज पिंक कलर का, ठीक है। डन है, हटा दूं। यस सर। यस सर। अब ये तो बात रही कुछ कॉमन एसिड्स की, लेकिन कई बार हार्श एसिड्स भी होते हैं। हार्श एसिड्स का मतलब कौन सा हो गया, विच आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, स्ट्रॉन्ग इन नेचर, जैसे कि HCl हो गया और आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या उसके अलावा बात करूं मैं निट्रिक एसिड हो गया। दे आर करोसिव इन नेचर, बेटर है आप क्या बोलो, दे आर करोसिव इन नेचर। करोसिव इन नेचर का मतलब क्या है कि गलती से एसिड आपके स्किन के ऊपर गिर गए तो सिवियर बर्न्स कॉज कर सकते हैं, आपकी स्किन को जला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना एसिड अटैक्स वगैरह होते हैं, तो एसिड अगर, एक्सक्यूज मी, एसिड्स अगर स्किन के ऊपर गिर जाएं देन दे कैन कॉज सीवियर बर्न्स, उससे बहुत ज्यादा सीवियर आपके बर्न्स कॉज होते हैं स्किन के ऊपर, आपकी स्किन कंप्लीटली डैमेज हो सकती है। तो ये मेजर हमारी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। बट एज कंपेयर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर मोर इंपॉर्टेंट इन, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर मोर इंपॉर्टेंट। चाहे एसिड की हो चाहे बेस की हो, इसके बाद हमें बेस भी पढ़ना है, तो बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्टार्ट कर देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी, देखो आप खुद ही आंसर करना स्टार्ट कर दोगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछूंगा, सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में, और आप खुद ही आंसर करना स्टार्ट कर दोगे कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है। थोड़ा बस अटेंटिव रहिएगा, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। 9th की पढ़ाई से ही काफी हद तक चीजें रिलेटेड है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल के फॉर्म में आपसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर मैं HCl का रिएक्शन जिंक के साथ करवा दूं तो आपको गैस करना है कि क्या बनेगा। HCl का रिएक्शन मैं जिंक के साथ करवा दूं तो क्या बनेगा। हिंट मैं दे रहा हूँ, ये जिंक क्लोराइड। और क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। एग्जैक्टली, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये प्रॉपर्टी हमें 9th स्टैंडर्ड में सिखाई जाती थी, किस फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फॉर्म में। A more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution. I repeat, a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution. क्या आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद है, यस और नो? क्या आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो मुझे समझानी पड़ेगी, जिसके बेस पे ये प्रॉपर्टी बनी है। हाँ या ना, यस और नो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये यस सर। पूरी सीक्वेंस में, हाँ उत्कर्ष, सीक्वेंस में। सर एक बार बता दो। चलो एक काम करो फिर, फटाफट से एक जरा रफ पेज खोल लो, रफ पेज आप खोल लो, और मैं सीरीज लिखवा रहा हूँ। और उसको याद करने की जो ट्रिक है वो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, या फिर चाहो तो आप अपने आप खुद कुछ भी कुछ ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। एलिमेंट सीक्वेंस में याद होना जरूरी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। मेन बात क्या है, हाइड्रोजन से हमें ज्यादा मतलब है, क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद करेंगे। एक छोटा सा आपको एक पोइट्री याद करनी पड़ेगी, छोटी सी, एक छोटी सी पोइट्री है। दिखाई दे रहे हैं ना सारे एलिमेंट्स? एक बार सारे एलिमेंट्स का नाम बता रहा हूँ मैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख लेना, क्योंकि वो आपको बार बार काम में आने वाली है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आपको जो इसके बाद वाला चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें भी काम में आएगी, और आगे वाले भी 3-4 चैप्टर्स के अंदर इस ट्रिक का आपका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। और जिसको ये ट्रिक याद होती है उसके 3-4 चैप्टर बहुत मजे से निकल जाते हैं, बहुत मजे से, बहुत इजीली। और नहीं याद होगी तो आपको दिक्कत आएगी। डन, बताऊं, लिख लिया ऐसे, ये ट्रिक बताऊं? यस सर। आप पहले सुन लो, लिखना नहीं, पहले सुन लो फिर उसको आप लिख लेना। एक पोइट्री सॉर्ट ऑफ है। केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके, एफी फॉर फीके, सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। आई रिपीट, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके, सड़े पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। राइट है, कोई दिक्कत नहीं। फायदा क्या है इसको सीधा सीक्वेंस में याद करने से, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी मेजॉरिटी केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड होती है। तो चाहो तो आप एक बार लिख लो जरा शॉर्ट में, इसके आगे केदार, इसके नीचे नाथ
का, सी का मतलब का, थोड़े बहुत न्यूमोनिक्स ऐसे बनाने पड़ते हैं। का माली, एम स्टैंड्स फॉर माली, एल स्टैंड्स फॉर आलू, जेडएन स्टैंड्स फॉर जरा, एफई स्टैंड्स फॉर फीके, एसएन स्टैंड्स फॉर सड़े, पीबी स्टैंड्स फॉर पकाता, एच फॉर है, टीयू स्टैंड्स फॉर क्यूट, एचजी स्टैंड्स फॉर हरी, एजी स्टैंड्स फॉर आएगा, एयू स्टैंड्स फॉर और, पीटी स्टैंड्स फॉर पीटेगा। डन, लिख लिया? डन है? यस सर। चलो गुड। अब देखो खास बात क्या है, कोई भी एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, खास बात, कोई भी एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, किससे ऊपर है? हाइड्रोजन से ऊपर है, वो डाइल्यूट HCl में से, डाइल्यूट H2SO4 में से, एज वेल एज वाटर के अंदर से, इन तीनों सब्सटेंसेस में से, डाइल्यूट HCl में से, डाइल्यूट H2SO4 में और वाटर के अंदर से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस करवा देगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फॉर एग्जांपल जस्ट अभी मैंने रिएक्शन जो बताई थी कि जिंक रिएक्ट विद HCl, तो आपको बस रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्या जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है? यस और नो? क्या जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन Yes, ऊपर है? sir. यस यस सर। सर। तो क्या करेगा सर? जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, मतलब जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है? खुद तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को इसमें से डिस्प्लेस आउट करवा देगा, लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड नॉट ओनली जिंक, कोई भी एलिमेंट, पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आयरन भी। तो ये मेजॉरिटी एलिमेंट्स है जो आपके सिलेबस में है, सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देंगे। ठीक है, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, ये हमारी पहली ही केमिकल प्रॉपर्टी है, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई से ही रिलेटेड होती है सब, कि एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या होता है? विच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन सीरीज, जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है। रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू इवॉल्व H2 गैस, टू इवॉल्व H2 गैस। ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट अभी आपको बता ही दिया, जो भी आपको बनाना हो बना लेना। जैसे जिंक रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म ZnCl2 प्लस H2। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करवाओगे, डाइल्यूट फॉर्म होना चाहिए। खास बात क्या है? दोनों ऐसे डाइल्यूट फॉर्म होंगे, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, गैस के फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा सिंपल है, क्वेश्चन के फॉर्म में पुट अप करूंगा, आपको जवाब देना है। Acid reacts with base to form what and what? Acid reacts with base to form what and what? Acid और base react Sir, करते क्या? salt and water. Exactly, sir, they react to form salt and water। बस आपको ये पहचान होनी चाहिए कि बेस किसको बोलते हैं। आई रिपीट, आपको बस ये पहचान होनी चाहिए कि बेस किसको बोलते हैं। मतलब प्रॉपर्टी तो देखो आपने खुद बता दी कि सर प्रॉपर्टी क्या होगी? एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मजे की बात पता है क्या है? ये प्रॉपर्टी बेस की भी है, ये प्रॉपर्टी बेस की भी है, क्योंकि अभी तो आप क्या पढ़ रहे हो? एसिड रिएक्ट विद बेस। जब बेस टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या बोल देंगे? बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मतलब वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। एसिड प्लस बेस बोलो या फिर बेस प्लस एसिड बोलो, मतलब तो नहीं बदलेगा, बस आगे पीछे आपने नाम लिख दिए। बस आपको बेस की पहचान होनी चाहिए। एसिड तो आप लोगों ने सीख लिए कि सर बहुत सारे एसिड्स हमें पता है, हमें HCl पता है, H2SO4 पता है। बेस ऑल दो मैं डिटेल में आगे बताता, बट अभी क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। मेटल्स की ऑक्साइड एंड मेटल्स की हाइड्रोक्साइड, आई रिपीट, मेटल्स की ऑक्साइड एंड मेटल्स की हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। समझ में आ रही है बात? सिर्फ और सिर्फ मेटल्स, नॉट नॉन मेटल्स। मेटल्स की ऑक्साइड हो या फिर नॉन मेटल्स की हाइड्रोक्साइड हो, दे आर नोन एज बेसिस। तो सोच के बोलो, क्या NaOH एक बेस होगा? यस और नो? क्या NaOH एक बेस होगा? Yes, sir. यस सर, क्योंकि सर ये मेटल की हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है सर? ये मेटल की हाइड्रोक्साइड है। तो मेटल की ऑक्साइड हो या फिर मेटल की हाइड्रोक्साइड हो, इट इज कंसीडर्ड एज अ बेस। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से H और OH फिक्स बात है, एसिड से H और बेस से क्या आता है? OH टू फॉर्म वाटर एज बाय प्रोडक्ट, टू फॉर्म वाटर एज बाय प्रोडक्ट। और जो बच गया वो सॉल्ट बना लेगा। कौन सा आयन बचा सर? एक यहाँ पे सोडियम आयन बचा और यहाँ पे क्लोराइड आयन बचा। तो Na और Cl मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? NaCl का। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? NaCl का। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। लेट से मैंने बोला इफ यू आर आस्क्ड टू रिएक्ट H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है? क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा? यस सर। यस गेन Yes, क्योंकि यहाँ sir. पे भी हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ से H और यहाँ से OH तो बाय प्रोडक्ट बना लेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वाटर। बाकी जो आपके काउंटर आयंस बचे सर Ca पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? CaSO4। और ये रटना नहीं है, ये आपको रटना नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। सिर्फ रेडिकल से हमने सॉल्ट बनाए हैं, रेडिकल्स का इस्तेमाल करके हमने सॉल्ट बनाए। और एक दो अनकॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैंने बोला HCl का रिएक्शन करवाया मैंने कॉपर ऑक्साइड के साथ। अब कॉपर ऑक्साइड बताओ बेस होगा कि नहीं होगा? क्या कॉपर ऑक्साइड बेस है? Yes, sir. यस सर, क्योंकि सर ये भी मेटल की ऑक्साइड है। ये भी क्या है? ये मेटल की ऑक्साइड है। और अभी मैंने बोला है मेटल की ऑक्साइड हो
या मेटल की हाइड्रोक्साइड हो, बोथ आर बेसिस, दोनों बेसिस होते हैं, तो अगेन क्या बनेगा सर, वाटर तो बाय प्रोडक्ट बनना है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, बाय प्रोडक्ट में वाटर बन जाएगा। बचा क्या, कॉपर बचा और यहाँ पे Cl बचा, तो कॉपर और Cl मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, कॉपर क्लोराइड का, CuCl2 का, किसका, CuCl2 का। क्या ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है, बिल्कुल आ गया समझ में, क्या ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर? यस सर। बहुत बेसिक है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। अब आते हैं इसके बाद अदर प्रॉपर्टीज पे, हटा रहा हूँ इसको मैं। इसके बाद के जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा, मतलब साथ में ज्वाइन करके बताऊंगा। इसके बाद की जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको साथ में ज्वाइन करके बताऊंगा और आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी, क्योंकि तीनों ही प्रॉपर्टीज के अंदर गैस का एवोल्यूशन होगा, तीनों ही प्रॉपर्टी के अंदर गैस का एवोल्यूशन होगा। लेकिन उस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट, समझते हैं ना कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। एसिड यस रिएक्ट्स विद सर। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली एसिड रिएक्ट विद सल्फाइट सॉल्ट या फिर बायसल्फाइट सॉल्ट टू अगेन फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, बस गैस यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बस यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन बोल रहा हूं मैं, एसिड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करे या फिर बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करे, सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, वाटर बनेगा ही बनेगा, बस बाय प्रोडक्ट में गैस बदल जाएगी, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। और लास्ट प्रॉपर्टी इसके बाद है एसिड रिएक्ट्स विद सल्फाइड सॉल्ट, कौन सा, सल्फाइड, वो सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, तो सॉल्ट बनेगा, बस वाटर ना बनकर सीधा एक कंपाउंड बनता है यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। अब इसको मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा, आओ जरा देखें। मैंने बोला HCl का रिएक्शन करवाया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, क्या कैल्शियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट सॉल्ट है, HCaCO3 या कार्बोनेट सॉल्ट, यस सर बिल्कुल, तो क्या करेगा, यस सर। तो क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। कौन सा सॉल्ट बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, ट्राई करो, कौन सा सॉल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है सर बस। CaCl2। बहुत बढ़िया सर, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। और सर आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, आगे तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाय प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाय प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे, फॉर श्योर बनेंगे ही बनेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, HCl का रिएक्शन मैंने करवाया है NaHCO3 के साथ, एनी गैसेस क्या बनने वाला है, एनी गैसेस, क्योंकि सब कुछ ऊपर आपको सिखा दिया है। NaCl2। NaCl2 नहीं होता बेटा, NaCl होता है बस, NaCl2 नहीं होता, NaCl होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। आयंस अगर गड़बड़ करोगे सब गलत हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा सर, ये तो बनेगा ही बनेगा, राइट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैंने H2SO4 का रिएक्शन करवाया, या फिर H2SO4 नहीं लेते, सिंपल लेते हैं, पहले HCl ले लेते हैं। HCl का रिएक्शन करवाया है मैंने H2SO3 के साथ, नॉट H2SO3, Na2SO3 के साथ, Na2SO3, ये कौन सी कैटेगरी ऑफ सॉल्ट है, ये कौन सी कैटेगरी ऑफ सॉल्ट है, ट्राई सर करो, सल्फाइड। सल्फाइड सॉल्ट है, कौन सी कैटेगरी है सर, ये सल्फाइड सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा रेडिकल नजर आ रहा है, सल्फाइड रेडिकल नजर आ रहा है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा सर, अगेन यहाँ से सोडियम आएगा, यहाँ से क्लोरीन आएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बाय प्रोडक्ट में वाटर बनेगा। अब गैस कौन सी बनेगी, जल्दी बोलो, अब गैस कौन सी बनेगी, सर SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। आ रही है बात समझ में, तो बहुत सिंपल है, एक लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ। if H2SO4 is made to react with sodium sulfide Na2S, सोडियम सल्फाइड गैस करिए कौन सा सॉल्ट बनेगा, गैस करो कौन सा सॉल्ट, NaSO4 Na2SO4। जवाब तो सही दे रहे हो, बस आपको रेडिकल्स याद नहीं है, आपको रेडिकल्स याद नहीं है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो क्रॉस कर ये सोडियम के 2 रेडिकल हो जाएंगे, सल्फेट का 1 रेडिकल हो जाएगा। आरी बात समझ में, रेडिकल्स अपने रिवाइज करो वापस से, बिना रेडिकल्स के कुछ नहीं होगा, पहले बोल रहा हूँ बिना रेडिकल्स के कुछ नहीं होने वाला। और बस वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेंगे, एक ही गैस बनेगी, कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। खास बात क्या है, आपको इन गैस की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, आपको इन गैसेस की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये 9th स्टैंडर्ड में सिखा दिया जाता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप लाइम वाटर के अंदर पास करवाओगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल कैसी होती है, बर्निंग सल्फर स्मेल, नहीं पता तो नोट डाउन कर लो, नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, इट हैज बर्निंग सल्फर स्मेल। 9th स्टैंडर्ड में लास्ट में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री चैप्टर था, अगर आपको याद हो तो वहां पे सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते थे। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की कैसी स्मेल होती है, एनीवन ऑफ यू,
कैसी स्मेल होती है? पंजेंट। पंजेंट से ज्यादा बेटर आप बोलोगे रोटन एग स्मेल। कैसी? रोटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडों जैसी बदबू। रोटन एग स्मेल, पंजेंट भी बोल सकते हैं बट मोर एप्रोप्रिएट टर्म क्या है? रोटन एग स्मेल। सड़े हुए अंडों जैसी बदबू आती है हाइड्रोजन गैस ऑक्साइड को, हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आपने स्मेल कर लिया। तो ये जो मैंने तीनों आपको कैटेगरी बताई है, यही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 है। बहुत ज्यादा सिंपल। बुक है आपके पास? आपके पास बुक है? यस और नो? यस सर। एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आप रीड करके रखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेके 5 तक। मैं मीटिंग स्विच करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता चलेगा जो बात इतनी लेंदी दे रखी है असल में वो इतनी सी समरी के अंदर आ गई, सिर्फ इतनी सी समरी के अंदर। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? यहाँ पे फीड कर लेते हैं एक बार फटाफट से कि सर एसिड का रिएक्शन जब एक्टिव मेटल्स के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बस हमें बेस की पहचान होनी चाहिए कि बेस इज नथिंग बट अ मेटल ऑक्साइड और अ मेटल हाइड्रोक्साइड। और बाकी 3 प्रॉपर्टीज गैसेस से रिलेटेड है तो उनको साथ में पढ़ा जाए तो ज्यादा बेटर होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो मीटिंग स्विच करते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ तक रीड करके रखो जब तक।